जो मैंने आपको कल बताया था, पहले थोड़ा सा उसी को देख लेते हैं। जैसे पहले है स्टार्टिंग में कि प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। इसका पहला मेथड आपके पास एल्केन। एल्केन में बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। जैसे हमने क्या किया, CH4 ले लिया था, इसमें Cl2 पास आउट कराएंगे तो डायरेक्ट क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। यानी एक Cl एक H को डिस्प्लेस करेगा और HCl बन जाएगा एंड CH3Cl। बट इसकी प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें बहुत सारे कंपाउंड बन रहे थे क्योंकि कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। जैसे CH3Cl बना, अब यहीं पे रुक जाता तो हमें ये एक प्रोडक्ट मिल जाता। लेकिन फिर क्या हुआ, ये दोबारा Cl2 से कंबाइंड होगा, अब फिर एक H हटेगा यहाँ से और Cl लग जाएगा, तो CH2Cl फिर बन जा रहा था, CH2Cl2। तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हो रहे थे, इसकी दिक्कत ये थी। इसीलिए हम इसको नॉट प्रिपेयर्ड इन लैब, इसको लैब में नहीं बना सकते हम, क्योंकि लैब में किस चीज को बनाओगे आप, कुछ परसेंटेज आपको CH3Cl का मिलेगा, कुछ परसेंट आपको CH2Cl2 का मिलेगा, फिर इसमें Cl2 कंबाइंड होगी, तो फिर एक H हटेगा, Cl लग जाएगा, तो CH Cl3। फिर इसमें Cl2 ऐड करेंगे तो फिर HCl बाहर होगा, CCl4 आ जाएगा। तो जब तक H है तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसीलिए हम इसे प्रीफर नहीं करते, ध्यान रखना। क्यों नहीं करते इसे प्रीफर, क्योंकि इससे मिक्सचर मिलता है, नंबर ऑफ कंपाउंड अलग अलग फॉर्म्ड हो रहे हैं हेलो एल्केन के, तो इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें इसका मैकेनिज्म आपको बताया था, फ्री रेडिकल के थ्रू होता है, ये क्लास 11th में इसकी मैकेनिज्म होती है फ्री रेडिकल के थ्रू। तो इसमें क्या होता है, देखो CH3 CH2 CH3 है, इसमें देखो ये प्राइमरी कार्बन है और ये सेकेंडरी कार्बन है और ये वाला भी प्राइमरी है। तो जब ये रिएक्शन होगी तो उस केस में क्या होगा, अब Cl2 है, अब सवाल ये आएगा कि Cl2 कहाँ पे जाएगा, प्राइमरी में, सेकेंडरी में या प्राइमरी में। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी है उसका जो फ्री रेडिकल बनता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है और सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, टर्सरी की सबसे ज्यादा होती है। देखो ये टर्सरी की सबसे ज्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। ये फ्री रेडिकल का ऑर्डर है। तो जब ये ऑर्डर है हमारे पास तो हम क्या करेंगे कि दोनों हमारे पास दोनों पॉसिबिलिटी है। पहले केस में सेकेंडरी के पास चला गया और सेकेंड के केस में प्राइमरी के पास आ गया। लेकिन सारा कॉन्सेप्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है वो किसका है, स्टेबिलिटी का खेल है। बस अगर आपको स्टेबिलिटी समझ में आ गई तो आपको सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट है वो स्टेबिलिटी पे बेस्ड है। कि वो ये कहता है कि कोई भी कंपाउंड जो ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा बनेगा, बाकी कम बनेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए हमने कहा अभी कि सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसे क्यों होता है, देखो इसका मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि सेकेंडरी क्यों ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे ये 3C है, अब पहले वाले में ये सेकेंडरी है और यहाँ पे फ्री रेडिकल है, और दूसरे वाले में देखो ये प्राइमरी है, इसमें फ्री रेडिकल है। अब मैंने कहा कि सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी से, उसका लॉजिक क्या है कि जो ये CH3 ग्रुप होता है इसके जो अराउंड में लगा होता है ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसको दो ग्रुप ऐसे लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, और ये क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। फ्री रेडिकल का मतलब होता है जिसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो जाएगा तो उस केस में क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर से इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ से तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। अब इसमें देखो ये ओवरऑल एक ही माना जाएगा और ये एक ही ग्रुप यहाँ पे दे रहा है, तो एक ग्रुप है और ऊपर वाले में दो ग्रुप डोनेटिंग लगे हुए हैं। जो ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, इसीलिए सेकेंडरी की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है प्राइमरी से, ठीक है। तो कंपाउंड क्या बनेगा, जहां पे सेकेंडरी है वहां पर ज्यादा बनेगा और प्राइमरी वाले में कम बनता है। तो ये आपका इसीलिए
ये वाला प्रोडक्ट बनेगा, इसको हटा देते हैं या नहीं दिखाते हैं। ये दिखाएंगे भी तो माइनर है, ये मेजर है। तो ये पहला स्टेप मैंने बताया था आपको फ्री रेडिकल का। ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि ये अभी आप काफी टाइम से देख रहे होंगे, इसीलिए। अब ये थोड़ा हायर लेवल की चीजें हो गई हैं, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा हूं आपको। पर सेकंड है इसमें, जैसे क्लोरीनेशन है, तो क्लोरीनेशन का मतलब क्लोरीन ऐड कर दिया। ऐसी ब्रोमिनेशन है, यानी ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। तो ब्रोमीन ऐड होगा तो रिएक्शन वही होगी, जैसे मैंने कहा CH4 + Br2, तो क्या हो जाएगा CH3Br + HBr। जैसे उसमें Cl था, यहाँ पे Br आ जाएगा। ठीक है, तो CH3Br और HBr, तो ये हो गया आपके पास ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब एडिशन ऑफ ब्रोमीन, तो उसे कहते हैं ब्रोमिनेशन। और क्लोरीनेशन का मतलब एडिशन ऑफ क्लोरीन। ऐसी आयो आयोडीनेशन का मतलब हो जाएगा आयोडीन का ऐड होना। ठीक है, आयोडीनेशन का ये है, नेक्स्ट वन इज आयोडीनेशन। तो आयोडीनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ आयोडीन। जब भी आप CH4 + I2 करेंगे तो फिर वही रिएक्शन होगी, CH3I और HI, तो ये बन गया आपका आयोडीनेशन। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ये आपस में चेंज हो जाती है। ठीक, ये चेंज हो जाएगी यहाँ से। तो CH3I और HI कैसे? अब इसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो HI होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब ये दोबारा इसको रिड्यूस कर देगा, इसको CH3I को, और फिर CH4 बन जाता है। इसमें ध्यान रखना, HI स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हर एक को रिड्यूस कर देगा। इसको हम आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे HI को। तो HI बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये जो ये CH3I है, फिर इसे दोबारा किस में कन्वर्ट कर देता है, CH4 में, और I2 अलग हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, जबकि सब में फॉरवर्ड जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों साइड रिएक्शन हो जाती है, CH4 और I2 में। तो ये बन जाएगा CH3I और HI। ठीक, तो ये आपकी रिएक्शन होगी आयोडीन के साथ। तो अगर वो कहते हैं कि इसको हमने अवॉइड करना है, बचना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें अगर हम इसको बचना है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे HNO3 या HIO3, इसको हम इसमें मिला देते हैं। ठीक है, इसको मिलाने से रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। फिर अगर आप चाहते हो कि रिवर्स ना हो, फॉरवर्ड में ही जाए, तो हम यहाँ पे एसिड को मिलाना पड़ेगा, HNO3 को या फिर HIO3 को, इसे मिलाना पड़ेगा, और इसकी वजह से ये रिएक्शन क्या होगा, रिवर्स नहीं होगी। तो ये इसका काम क्या है, देखो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये HIO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये बन जाता है आयोडीन और H2, तो ये इसके साथ कंबाइंड हो जाता है। तो जो रिएक्शन किसके साथ कर रहा था, ये HI CH3I के साथ कंबाइंड कर रहा था, इसको अवॉइड करके क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा, और फिर आयोडीन और वाटर बना देगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो हमारा काम था कि जो ये बनना था, ये बना रहेगा, फिर ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है कि जब आप आयोडीनेशन करेंगे तो हम HIO3 क्यों मिलाएंगे यहाँ पे, या हम कौन सा एजेंट मिलाएंगे जिसकी वजह से ये रिएक्शन रिवर्स ना हो। तो इसमें है नाइट्रिक एसिड या HIO3, वो HI के साथ रिएक्शन करेगा, आयोडीन और वाटर बना देगा। तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। आप देखो फ्लोरिनेशन का मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्लोरिनेशन यहाँ पे नहीं होता है। फ्लोरिनेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ फ्लोरीन, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, तो ये रिएक्शन को नहीं करता है। तो फ्लोरीन की आपने रिएक्शन नहीं देखेंगे। जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है,
और आयोडीन की बहुत कम होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्रॉम एल्कीन। सेकंड हमने रिएक्शन पढ़ी थी एल्कीन की। एल्कीन में क्या होगा, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड। अब जैसे ही कोई डबल बॉन्ड है, आपको कल बताया था, इसमें कौन सा रूल लगेगा, मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है। जैसे डबल बॉन्ड है तो CH2 हो गया। अगर आप यहाँ पे HCl को ऐड करते हो तो कहीं पे ये प्लस चार्ज है माइनस चार्ज है, एक जगह पे यहाँ H चला जाएगा, Cl यहाँ चला जाएगा, तो क्या होता है, ये Cl यहाँ हो जाएगा और ये H इधर आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो ये हेलो एल्केन फॉर्म्ड हो गया। तो ये तो था सिमेट्रिकल के केस में, सिमेट्रिकल के केस में। अब अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो क्या होगा, अनसिमेट्रिकल का मतलब जब 3 कार्बन हो गए, 1 2 3, अब ये डबल बॉन्ड आ गया, CH2 यहाँ H और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो इस केस में अगर मैंने क्या किया, HCl को मिक्स कर दिया, तो HCl की वजह से क्या होगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो मार्कोनिक ऑफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज है एडिंग मॉलिक्यूल का, वो उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होता है, और जो ये प्लस चार्ज है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और ये बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल, यहाँ CH और इसमें Cl आ जाएगा और सिंगल, और यहाँ CH3 आ जाएगा, तो CH3CHCl। तो Cl सेकेंड नंबर पे जाएगा, देखो सेकेंड नंबर वाले कार्बन पे जाएगा, क्योंकि वो कहता है नेगेटिव चार्ज ऑफ एडिंग मॉलिक्यूल इज अटैच्ड टू दैट डबली कार्बन एटम विच गेट लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो जिसमें हाइड्रोजन कम होगा वो वहीं पे जाएगा, तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल है। तो जो भी डबल वाला है वो मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करेगा। इसके बाद था हमारे पास ये और एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल दिखाया हुआ है जो मैंने अभी बताया था आपको, RCHCH2, और इसमें हमने HX से रिएक्शन कराई, तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल लगेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस जाएगा सेकेंड कार्बन के पास और प्लस जाएगा पहले कार्बन के पास, तो ये कंपाउंड बन जाएगा। CH यहाँ पे X का मतलब हेलोजन, X का मतलब जनरली Cl Br I, F नहीं होता है क्योंकि फ्लोरीन ये रिएक्शन नहीं करेगा। और ऐसे ही देखो सेकेंड वाले केस में भी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, सेकेंड वाले पे, और हाइड्रोजन फर्स्ट वाले पे, तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद आता है एक इसका पॉजिटिव पेरोक्साइड या खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, ये तीनों इसी के नाम है। ठीक है, पेरोक्साइड इफेक्ट, खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। इसमें क्या होता है, जब आप अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन लेते हो, अनसिमेट्रिकल मतलब 3 5 वाले, जो सिमेट्रिकल ना हो, तो अब अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में है और HBr ऐड हो रहा है, तो ये कहता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है, ये उल्टा होता है, इसीलिए इसे कहते हैं एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। इसकी दो पहचान है बस, ये HBr के अलावा किसी के साथ नहीं होता, पहली चीज, और दूसरा इसमें पेरोक्साइड की जरूरत होती है, पेरोक्साइड होना चाहिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या बेंजोइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड होगा तो उसके केस में ये शो करेगा, बाकी नहीं करता है शो। ठीक है, इसका ध्यान रखना कि ये बाकियों के साथ शो नहीं करेगा, केवल किसके साथ शो करेगा, HBr के साथ, जब आप HBr को ऐड करोगे। और दूसरी चीज है कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होना चाहिए, अगर HBr है सिंगल तो भी ये रूल नहीं लगेगा, ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें आपने HBr को ऐड करा दिया, तो क्या होगा कि जो ये प्लस है ये माइनस चार्ज है, तो ये मार्कोनिक ऑफ रूल को ही फॉलो करेगा, यानी नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट सेकंड वाले के पास, और प्लस वाला जाएगा फर्स्ट वाले के पास, तो ये बनेगा CH3 CH, सेकंड में Br लगेगा और फर्स्ट वाले में H लग जाएगा। लेकिन अगर इसके ऊपर से पेरोक्साइड लिख दिया तो फिर ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करता है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है, अपोजिट होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया एंटी, यानी मार्कोनिक ऑफ रूल का अपोजिट। तो ये पहचान क्या है, एक तो पेरोक्साइड होना चाहिए, दूसरा HBr होना चाहिए।
यानी ये लिखा है बेंजाइल पेरोक्साइड। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन कम होते हैं, और H प्लस उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें हाइड्रोजन कम होंगे, और Br वहां पे अटैच होगा जहां ज्यादा होंगे। तो ये लिखा हुआ है इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर HBr एंड पेरोक्साइड, बाकी के केस में नहीं होगा। कई बार आपको कंफ्यूज कर देगा, देखो वो क्या करेगा कि यही रिएक्शन लिखी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, और यहाँ पे लिख देगा पेरोक्साइड। तो आपको लगेगा पेरोक्साइड है तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट शो करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना इसका। जैसे आपने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस HCl, और उसने क्या किया यहाँ पे लिख दिया पेरोक्साइड, तो आपको लगेगा ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल HBr के लिए बस, बाकी और किसी पे नहीं लगेगा। ठीक है, पेरोक्साइड से कुछ काम नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन वहां अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये होगा CH3 CH, यहाँ पे Cl, और CH2 इसमें H लग जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये कंप्लीट द रिएक्शन में आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, ये देखो अब आपको ये रिएक्शन दे दी है, और ये रिएक्शन में पूछ लिया आपसे कि बताओ किसका क्या आएगा, आंसर क्या आएगा। देखो ये डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, तो जब भी डबल बॉन्ड होगा वहीं पे अटैक होगा। अब ये HCl अटैक कर दिया, अब ये क्वेश्चन है कि ये H कहाँ जाएगा, Cl कहाँ जाएगा। तो देखो जैसे हम इसको बनाते हैं, यहाँ पे आपने बनाया इसे और ये बना दिया C। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड में से अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अटैच होगा 1 पे या फिर 2 पे अटैच होगा। ठीक है, एक जगह पे Cl जाएगा, एक जगह पे H जाएगा। तो हम क्या काउंट करेंगे, हाइड्रोजन काउंट करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन देखते हैं। देखो इस कार्बन में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। क्यों नहीं है, क्योंकि एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, दो ये हो गए, और एक 3 और एक 4, तो चारों बॉन्ड बॉन्डेड है, तो इसमें तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। ठीक है, सेकंड वाले में। अब फर्स्ट वाले में चेक करते हैं, एक बॉन्ड, दो और 3 बॉन्ड है, तो इसमें एक हाइड्रोजन है। तो अभी हमने रूल क्या बोला था कि जो नेगेटिव पार्ट होगा वो वहां पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन कम होते। तो इसीलिए जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड के पास कौन जाएगा, Cl जाएगा, यानी यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। और H कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले के पास। जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे H जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना है इसमें, मार्कोनिकॉफ रूल ऐसे आ जाएगा आपके पास। कंप्लीट द रिएक्शन, ये HBr है। अब इसमें कोई पेरोक्साइड नहीं है, तो इसमें भी वही होगा, Br कहाँ जाएगा, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, फर्स्ट सेकंड वाले में यहाँ पे। और H कहाँ जाएगा, फर्स्ट वाले में। तो ये कैसे बनेगा, देखो ये तो आपने बना ही दिया। ठीक है, डबल बॉन्ड हट जाता है, सिंगल बॉन्ड आता है। एक बॉन्ड तो इसमें पहले से ही है, दूसरा यहाँ पे बना दो Br का, और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा। तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाता है। तीसरे केस में देखो HCl लिखा है, लेकिन पेरोक्साइड दिखा दिया इसने, तो इसको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, इसका पेरोक्साइड कोई काम नहीं आता। ठीक है, इसमें केवल कंफ्यूज करने के लिए देते हैं वो। यहाँ पे भी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, यानी यही वाला आंसर आएगा, सिर्फ पेरोक्साइड से कोई मतलब नहीं है। अब लास्ट है, देखो ये HBr है और पेरोक्साइड भी है। HBr और पेरोक्साइड में यहाँ पे लगेगा केवल एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बस। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो फर्स्ट में जाएगा Br, और ये सेकंड में जाएगा H। तो ये कैसे बन जाएगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे Br आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट द रिएक्शन में आएगा आपके पास, या ऑप्शन में दिया होगा, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। कंप्लीट द रिएक्शन वाला जरूर आता है इसमें। तो इसको किसको डाउट है, एनी डाउट। ये कल का भी मैंने रिवाइज करवा दिया आपको। अब है नेक्स्ट, देखो फ्रॉम एल्कोहल। अगर मुझे एल्कोहल से रिएक्शन करवानी है तो क्या होगा। एल्कोहल के केस में
4 रिएजेंट आपके काम आते हैं। पहला कंसंट्रेट HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं इसे ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट जो प्रैक्टिकल में भी काम आएगा आपके पास। आप इसको मिक्स कर दो, या PCl3 को मिक्स कर दो, या PCl5 को मिक्स कर दो, या SOCl2 को मिक्स कर दो। इनमें से किसी को भी इसमें मिक्स कर दिया तो जो इसका OH होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है और बन जाता है RCl। ठीक है, RCl बन जाएगा। OH को ये Cl हटा देता है और ये बन जाता है RCl, यानी इसे कहते हैं हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड। हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन इसकी डिस्कशन करते हैं इसमें अल्कोहल के केस में। और ये अल्कोहल में भी आएगा, देखो इसका नेक्स्ट चैप्टर अल्कोहल है, वहां पे भी ये आएगा और यहाँ पे भी चलेगा। तो ये रिएक्शन क्या होती है, रिपीट होती है इसमें, इसको ध्यान रखना। जब आप अल्कोहल पढ़ोगे तो वहां पे भी ये रिएक्शन रिपीट हो जाएंगे, और यहाँ पे तो है ही है। अब इसमें क्या होगा, देखो पहला हम स्टार्ट करते हैं ल्यूकास रिएजेंट से। कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, इन दोनों को मिलके ही बनता है ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट में क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन कराएंगे तो ये ZnCl2 की तो प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। क्या होता है कि जो HCl होता है, तो ये जो Cl है ये किसको हटाएगा, OH को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यानी ये भी कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डबल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो उसे, दोनों डिस्प्लेस हो जाते हैं। H और OH मिल जाता है आपस में तो H2O बन जाता है, और R प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो RCl बन जाता है। ठीक है, तो इसमें एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, अभी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसे देख लो एक बार, क्योंकि मैकेनिज्म कुछ ही आपके पास हैं जो पूछी जाती है, बस सारी नहीं पूछी जाती आपसे। तो इसमें से ये है जो नहीं पूछी जाती है, बस ये नॉलेज के लिए, कि जो अल्कोहल है ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है Zn के पास, क्योंकि Zn के पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता है। तो ये वैकेंट d ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज, जो डोनेट करता है उसमें प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन में प्लस चार्ज और Zn में माइनस चार्ज। अब स्टेप सेकंड में क्या होगा कि ऑक्सीजन होता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा इस R से, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब R है जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, ये बनता है कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, SN1 रिएक्शन होती है, और ZnCl2 और OH इसका कंपाउंड बनता है दूसरा, और Zn में माइनस चार्ज आ जाता है। अब स्टेप थर्ड में क्या होता है, देखो स्टेप थर्ड में ये होगा कि आपको पता है जो HCl लिया था हमने, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। H प्लस HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। अब जो R प्लस था और ये Cl माइनस, ये दोनों अट्रैक्ट ईच अदर, तो बन जाएगा RCl। और यहाँ पे ZnCl2 है, यहाँ से H प्लस आएगा तो ये इसको डोनेट कर देता है, और ये H और OH मिलके H2 अलग हो जाएगा और ZnCl2 अलग हो जाता है, यानी ये कैटलिस्ट का काम करता है। रिएक्शन चलाएगा और लास्ट में अनचेंज हो जाएगा एट लास्ट में। ठीक है, तो आपने कैटलिस्ट सुना होगा, तो ये लोग कैटलिस्ट का काम करते हैं कि रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में क्या होगा, अनचेंज होंगे एट लास्ट, तो इसे कहेंगे कैटलिस्ट। तो ये पूरा एजेंट होता है ल्यूकास रिएजेंट। ये आपके पास टेस्ट फॉर्म में आता है। इसमें पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लेते हैं, फिर इसका टेस्ट देखेंगे ल्यूकास का। स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जब स्टेप हमने क्या क्या कहा था, इसमें कार्बोकैटायन बनता है, तो कार्बोकैटायन का मतलब कार्बन में प्लस चार्ज होता है, तो एक बॉन्ड इधर, दूसरा बॉन्ड इधर, तीसरा बॉन्ड इधर, और एक बॉन्ड वैकेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसे कहते हैं ट्राईएंगुलर प्लेनर। ट्राईएंगुलर प्लेनर यानी एक प्लेन में होता है। अब एक प्लेन में होगा तो उससे क्या हो जाएगा कि अब यहाँ पे ये प्लस चार्ज है, अब प्लस में मैंने कहा था लास्ट में Cl माइनस अटैक करेगा, तो अब Cl माइनस है और ये एक प्लेन में,
तो इसके पास दोनों तरीके से अटैक करने के चांसेस है। ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है, दोनों इसमें पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो जो सीएल है वो फ्रंट से एज वेल एज बैक दोनों साइड से इसमें अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। ध्यान रखना कि जब भी स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ कि आपको टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, और इसको कहते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब जिसमें जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें डी और एल फॉर्म होते हैं। अब होता क्या है देखो कि पहले केस में हमने दिखा दिया इसको कि फ्रंट से अटैक कर दिया, यहाँ पे फ्रंट से अटैक करेगा। तो फ्रंट से अटैक करने से क्या होगा, जहां से ये OH निकला था वहीं से Cl अटैच हो गया, तो वहीं से Cl अटैच होगा तो ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। सेम है, Cl जहां से OH हटा था वहां पर ही Cl आ गया, तो इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और एक चांस है कि बैक साइड से अटैक करना, पीछे से अटैक करेगा, क्योंकि प्लेन है, प्लेन में दोनों साइड से अटैक हो सकता है, फ्रंट बैक से। तो इस केस में क्या होगा, जो Cl आएगा वो बैक साइड में आ जाता है, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन, यानी अपोजिट हो जाना। तो ये हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, लगभग 50-50% मान के चलो। तो इन दोनों को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, यानी अगर एक लाइट को डी फॉर्म में रोटेट कर रहा है, दूसरा एल फॉर्म में करता है, तो ये दोनों का जो मिक्सचर बन जाएगा वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ कि उसे रेसिमिक मिक्सचर कहेंगे, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहीं भी रोटेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, और कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे इसमें, एक कौन सा, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला, और एक इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाला। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जब हमने ROH को रिएक्शन कराई क्लोरीन से या ल्यूकास रेजेंट से, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो इसका आंसर है दो प्रोडक्ट। ठीक है, एक नहीं बनेगा, आपको लगेगा एक है, लेकिन जब स्टीरियोकेमिस्ट्री में आते हैं हम तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो तभी ये क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ, नंबर ऑफ प्रोडक्ट दो बनेंगे। तो रिटेंशन और इन्वर्जन आपको पता होगा, रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि जिस जगह से रेजेंट गया था वहीं से क्या करेगा, रेजेंट वहीं से अटैक करेगा जहां से जो लिविंग ग्रुप है वो निकला हुआ है, उसे कहते हैं रिटेंशन। ठीक है, जैसे मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन बनाया, तो जहां पे ये लिविंग ग्रुप है जिसको हम हटा रहे हैं, वहीं पे दूसरा ग्रुप आ जाएगा, ये दूसरा ग्रुप वहीं पे अटैक हो जाएगा, तो इसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और दूसरा आता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन में क्या होता है, इन्वर्जन में अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जैसे ये OH इस साइड है आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो जो ग्रुप अटैक करेगा वो राइट हैंड साइड से करेगा, यानी Cl कहाँ आ जाएगा, राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो उसे कहेंगे इन्वर्जन। तो एक प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा ये बन गया, तो दो अलग अलग प्रोडक्ट इसमें फॉर्म्ड होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ध्यान रखना दो होंगे इसमें, किस केस में, ल्यूकास रिजेंट के केस में। दूसरी चीज में क्वेश्चन आता है स्पीड का। ठीक है, तो स्पीड में देखो, इसमें जो इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन होता है, तो जहां भी कार्बोकैटायन होगा ध्यान रखना जो स्पीड होती है, रेट होता है, वो टर्सरी का ज्यादा होता है, सेकेंडरी का कम होता है, प्राइमरी का सबसे कम होता है। इसका भी वही लॉजिक है सेम, जैसे प्लस चार्ज है, टर्सरी का मतलब 3 R ग्रुप इसमें अटैच है, तो 3 R ग्रुप अटैच है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि प्लस चार्ज है, और 3 डोनर ग्रुप इसमें लगे हुए हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर सेकंड है कि जब दो ही डोनर ग्रुप लगे हुए हैं, बाकी H है, H तो कुछ करेगा नहीं, तो फिर सेकेंडरी का नंबर सेकंड नंबर पे। फिर प्राइमरी वाला CH3 केवल एक ही डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है बस, बाकी हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटी कम है, यानी इसकी स्टेबिलिटी कम है। और एक है जो बिल्कुल ही प्राइमरी है जिसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो ये सबसे लेस स्टेबल होगा। तो इसका ऑर्डर यही है। तो जब भी आप कंपाउंड देखोगे तो तुरंत देखना है कि कौन से डिग्री में आ रहा है वो, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो यहाँ से आप उसकी स्पीड तुरंत बता सकते हो
कि कौन सा ज्यादा फास्ट होगा। जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछ दिया आपको कि बताओ CH3 CH2OH है पहला, दूसरा मैंने लिखा CH3 का होल ट्वाइस CHOH, ये हो गया सेकंड। तीसरा मैंने लिख दिया CH3 का होल थ्राइस COH, तीसरा। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्पीड किसकी होगी ल्यूकास रीजेंट के साथ, तो किस पे टिक लगाओगे आप, 1 2 या 3? बताओ 1 2 या 3। अगर वो पूछ ले आपसे क्वेश्चन में कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन किस केस में ज्यादा होगा। ओके, इसके अलावा और आंसर, अंबिका, श्रुति और यामिनी। एंड हेमंत। चलो मैं बता देता हूँ आंसर, इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, इसका आंसर है थर्ड। थर्ड क्यों है, देखो थर्ड है टर्सरी वाला, इसको पहचानना पड़ेगा आपको। बस यही इसमें ट्रिकी क्वेश्चन, आपने पढ़ के जाओगे कई बार वो स्पीड वाला भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसमें क्या होगा, देखो CH3C, इसका मतलब होल थ्राइस का मतलब ये C है जो सेंटर, इससे 3 CH3 लगे हुए हैं और ये OH है, तो ये टर्सरी कार्बन है जिसमें OH लगा हुआ है, तो टर्सरी है, तो इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी। फिर ये सेकेंडरी वाला 2 नंबर का, इसमें CH2 का होल ट्वाइस का मतलब जो ये C है इसमें 2 CH3 लगा हुआ है, तो ये जो सेकेंडरी है, क्योंकि जो OH है जो उससे C लगा हुआ है वो 2 एल्काइल ग्रुप से लगा हुआ है, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी। और फिर सबसे लास्ट नंबर पे पहला होगा, पहला होता है CH3 CH2OH, यानी ये प्राइमरी कार्बन हो गया, तो प्राइमरी की स्पीड सबसे कम होगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि स्पीड कैसे पहचानोगे आप। तो स्पीड के लिए SN1 मैकेनिज्म आती है इसमें। ठीक, एक एग्जांपल इसमें मैंने लिखा हुआ है, इसको ही डिस्कस कर लेते हैं फिर दोबारा। देखो ये है आपके पास, जैसे मैंने लिखा है ये कि CH3 और ये OH है, तो जो OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो कौन से डिग्री का है, टर्सरी का है, यानी वो 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है, 1 2 और 3, तो उसे कहेंगे टर्सरी। दूसरा जो ये OH है वो जिस C से अटैच है वो 2 C से अटैच है, 1 और 2, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी है। इसके बाद तीसरे नंबर पर देखो OH है, वो जिस C से अटैच है वो एक ही C से अटैच है केवल, तो इसे कहेंगे प्राइमरी। और जो OH है जिस C से अटैच है वो किसी से अटैच नहीं है, तो ये वेरी प्राइमरी हो गया। तो इस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये सेकंड वाला, फिर ये थर्ड वन वाला, और सबसे लास्ट में ये फोर्थ वाला। ठीक है, तो इसको देखने का तरीका है कि इसमें सबसे जल्दी रिएक्शन किसकी होगी, फर्स्ट वाले की, और सबसे लेट रिएक्शन होगी फोर वाले की। ठीक, तो ये स्पीड वाला भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। अब ये है देखो डिस्टिंग्विश, एक क्वेश्चन आपके पास डिस्टिंग्विश का भी आता है, ध्यान रखना। इसमें कैटेगराइज होती हैं जो फिक्स है लगभग, ऑर्गेनिक में कई चीजें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं कि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक आध जो क्वेश्चन आता है वो टेस्ट से भी आता है, ये आपका प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और इसमें भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट किसके लिए होता है, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट कर देता है, डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को। अब देखो अगर टर्सरी एल्कोहल है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, टर्सरी एल्कोहल क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये बहुत जल्दी रिएक्शन करता है। तो जैसे ही ल्यूकास रिजेंट इसमें डालोगे, ल्यूकास रिजेंट का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ZnCl2, जैसे इसमें डालोगे आप टर्सरी एल्कोहल के साथ, तो इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगी, व्हाइट कलर आपको दिखने लगेगा या थोड़ा धुंधला सा दिखने लगेगा, यानी टर्बिडिटी तुरंत आ गई। जैसी तुरंत आएगी आपको समझ में आ जाएगा ये टर्सरी एल्कोहल है, क्योंकि इसमें रिएक्शन फास्ट हो गई है।
अभी बताया था उसका लॉजिक आपको। सेकेंडरी में रिएक्शन स्लो होती है, इसीलिए क्या होता है, जैसे आप उसमें ल्यूकास रीजन डालोगे तुरंत नहीं करेगा, आफ्टर 5 to 10 मिनट, क्योंकि इसकी रिएक्शन स्लो होगी। सेकेंडरी वाला रिएक्शन स्लो करेगा, तो आफ्टर 5 to 10 मिनट्स तब टर्बिडिटी आएगी, यानी धुंधला सा या व्हाइट कलर का तब आएगा 5 या 10 मिनट के बाद। तो आप समझ जाओगे सेकेंडरी एल्कोहल। और फिर आता है प्राइमरी अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल में अगर आप ल्यूकास रीजन डालोगे तो क्या होता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो रिएक्शन नहीं करता, तो ना कोई टर्बिडिटी आती है ना कुछ, रूम टेम्परेचर में। ठीक है, तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आप इन तीनों को क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो। ठीक, यस सर। तो ये टाइम खत्म हो गया है, एक बार रिज्वाइन कर लो इसे दोबारा।